हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज का ये सेशन कंटिन्यूशन में है जहाँ पर ऑलरेडी हम लोग जेएनयू का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे मॉलिक्यूलर मेडिसिन सब्जेक्ट का फ्रॉम 2019। और इसमें ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इस 3 वीडियो में अभी तक मैंने अब फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक सॉल्व कर दिया है। तो आज ये लास्ट वीडियो होगा, 4th नंबर वीडियो, जिसमें मैं 76 क्वेश्चन से आगे सॉल्व करूँगा। ठीक है। अच्छा, ये जो 1 2 3 वीडियो है, इसका लिंक यहाँ आई सिंबल में इस वीडियो के ऊपर में आ रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर इन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये सेशन और डायरेक्टली हम लोग मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। द मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिप्थेरिया टॉक्सिन इज। ओके, तो डिप्थेरिया टॉक्सिन जो होता है वो क्या करता है, यूकैरियोटिक एलोंगेशन फैक्टर जो प्रोटीन होते हैं 2 के साथ, इनको साथ बाइंड करता है। ठीक है। और बाइंड करके क्या करता है, इनको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से एलोंगेशन फैक्टर का क्या काम है आपने पढ़ा होगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस बेसिकली क्या होगा, हॉल्ट। ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पर टू इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन आरएनए प्राइमर आर रिमूव्ड बाय। तो इन यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन आरएनए प्राइमर जो रिमूव होता है वो होता है डीएनए पोल डेल्टा से। ये काम प्रोकैरियोट्स में करते हैं डीएनए पॉल 1। डीएनए पॉल अल्फा का काम है प्राइमर को सिंथेसाइज करना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेसिड्यू एट 5 प्राइम कैप ऑफ मैच्योर यूकैरियोटिक एमआरएनए इज। तो 5 प्राइम कैपिंग जो होता है वो यूकैरियोटिक एमआरएनए में होता है, और यहाँ पर 7 मिथाइल ग्वाइनोसिन फॉर्म करते हैं। आंसर क्या होगा, 7 मिथाइल ग्वाइनोसिन। ये कैपिंग में यूज़ होता है। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है कि यहाँ पर अनयूजुअल टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। 5 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जनरली डीएनए में क्या होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लेकिन यहाँ कैपिंग में ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम नहीं होकर क्या होते हैं, 5 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, इसलिए डीएनए एंजाइम क्लीव नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोमोटर ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज डज नॉट कोड फॉर। ये लैक्टोज ऑपरेन में आपको मालूम होगा ये रिप्रेसर होते हैं, प्रमोटर होते हैं, उसके बाद में ऑपरेटर होते हैं, और उसके बाद में जेड, वाई और ए जीन होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज कहाँ बाइंड करता है, प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, और एमआरएनए के साथ बनना शुरू होता है। तो यहाँ से जेड, वाई और ए के क्या बनते हैं, एमआरएनए, और ये फर्दर फिर ट्रांसक्रिप्शन इनका प्रोटीन बनता है। तो यहाँ पर कौन इन्वॉल्व नहीं है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज में यहाँ से प्रमोटर से लेकर आगे की तरफ बात कर रहे हैं। प्रमोटर से ये आई जीन जो होते हैं वो कहीं डिस्टेंस अपार्ट में, लेकिन हम लोग साथ में लिखते हैं, लेकिन ये इनका पार्ट नहीं है। तो ये इनका पार्ट नहीं है, तो आंसर होगा लैक आई। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन एपिजेनेटिक कंट्रोल ऑफ जीन। एपिजेनेटिक का मतलब क्या होता है कि फिनोटाइप इज नॉट ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय जीन। हम लोग ये जानते हैं कि सारे फिनोटाइप को कौन कंट्रोल करता है, डीएनए, जीन। लेकिन समटाइम क्या होता है, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, या सराउंडिंग्स कह सकते हैं। ठीक है, सराउंडिंग्स खासकर डेवलपमेंटल बायोलॉजी में इस तरह का बहुत कॉमन होता है। तो यहाँ पर कुछ जीन
इनको क्या होते हैं कि इनको जानबूझ के साइलेंट रखा जाता है। कैसे? इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एडिशन ऑफ मिथाइलेशन। जब मिथाइलेशन ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाता है, ये जीन सीक्वेंस जो है ये बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाते हैं और बल्कि होने की वजह से ये इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर जाते हैं, इनएक्टिव। ठीक है, हेट्रोक्रोमेटिन भी कह सकते हैं। समझाने के लिए मैं हेट्रोक्रोमेटिन और इक्रोमेटिन को आपको मालूम होगा। हेट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ जीन है, तो या क्लब टुगेदर रहते हैं, कंटेंस रहते हैं क्योंकि मिथाइलेशन होता है, या फिर यहाँ पे एसिटाइलेशन हो सकता है, हिस्टोन प्रोटीन आके बाइंड कर सकते हैं। तो ये डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है उन जीन सीक्वेंस पर जिनको इनएक्टिव रखना है, तो वो एपिजेनेटिक कंट्रोल में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आंसर होगा डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, siRNA। siRNA क्या होता है? साइलेंसिंग आरएनए, साइलेंसिंग आरएनए। तो ये क्या पार्टिसिपेट करते हैं? ये यूकैरियोटिक सिस्टम में खासकर देखा गया है कि यूकैरियोट्स में प्रोटीन को प्रोटीन एक्सप्रेशन को आप क्या कर सकते हो, इनहिबिट कर सकते हो या ब्लॉक कर सकते हो। ब्लॉक हम लोग कैसे कर सकते हैं? बहुत तरीका है, एंटीबायोटिक डालकर, इनहिबिटर कुछ डालकर, प्रोटीन के इनहिबिटर वो भी है, लेकिन यहाँ पर अभी लेटेस्ट टेक्निक ये चल रहा है कि siRNA अगर डाल देते हैं तो वहाँ पर प्रोटीन का एक्सप्रेशन ब्लॉक हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। ये करता कैसे है कि आपको मालूम है कि डीएनए से आरएनए बनते हैं, mRNA, ठीक है, और mRNA से क्या बनता है? प्रोटीन। ठीक है, तो ये सेंट्रल डॉग्मा का है। तो mRNA सिंगल स्ट्रैंड होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंड होते हैं, उसके बाद सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करता है और ये फिर प्रोटीन बनाते हैं। तो अगर mRNA को डबल स्ट्रैंड कर दिया जाए तो mRNA फिर वो कोड नहीं कर पाए, उस पर राइबोसोम बाइंड नहीं कर पाएंगे। राइबोसोम को बाइंड करने के लिए हमेशा mRNA सिंगल स्ट्रैंड होना चाहिए। ठीक है, ये तो आप लोगों को मालूम होगा। तो अगर इनको मैं डबल स्ट्रैंड कर दूँ तो ये फिर क्या होगा कि ये इस पर राइबोसोम नहीं बाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये पार्शियली डबल हो जाए तब यहाँ पर राइबोसोम इसके ऊपर बाइंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जनरली क्या करते हैं कि सेल्स के अंदर में जो mRNA का प्रोटीन बनना उसके कॉम्प्लीमेंट्री एक और mRNA बाहर से डाल देते हैं, तो mRNA इसके साथ में कॉम्प्लीमेंट कर जाएगा और यहाँ पे फिर राइबोसोम बाइंड नहीं करेंगे। तो आंसर होगा इसका फोर्थ ऑप्शन, फॉर्मिंग ए कॉम्प्लेक्स विथ रिस्क प्रोटीन टू इनहिबिट ट्रांसलेशन और कॉज डिग्रेडेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री mRNA, क्योंकि जब पार्शियली डबल हो जाएंगे या डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो जाएंगे तो उनका डिग्रेडेशन हो जाता है। तो आंसर होगा डी। ब्रैक्यूलेरिया लार्वा इज एसोसिएटेड टू, ये तो क्लास 12th का है, इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा में लार्वा से एडल्ट बनने का एक स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रैक्यूलेरिया। आंसर होगा इकाइनोडर्माटा। कीटोन बॉडीज आर सिंथेसाइज्ड इन, ओके, कीटोन बॉडीज है क्या? कीटोन बॉडीज एसिटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड और एसीटोन, इन तीनों को बोलते हैं। तो कीटोन बॉडीज होता है एसिटोएसिटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड और एसीटोन। ये बनता कैसे? ये तीनों बनते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए से। ठीक है, और एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ से आएगा? बीटा ऑक्सीडेशन से, फैट का ऑक्सीडेशन होकर, तो ये फैटी एसिड से फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि ये कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन लीवर में होता है और ये कीटोन बॉडीज़ कब फॉर्म करता है? जब हम लोग फास्टिंग में रहते हैं। ठीक है, या इंसुलिन डायबिटीज़ के केस में, चाहे वो 1 हो या 2 हो, तो उस केस में हम लोग ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाते या इंसुलिन नहीं बनता, तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, तो हम लोग का एनर्जी सोर्स किसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा? फैट बीटा ऑक्सीडेशन करके एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा और ये तीनों प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये होता कहाँ है? लीवर में। 84th क्वेश्चन नंबर, द फर्स्ट कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस बाय फ्रेडरिक सेंगर वॉज 5x174। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये क्लास 12th में भी एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज ऑफिशियली स्टार्टेड इन 1990। ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी से। अलाइनमेंट मेथड,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाइनमेंट मेथड फॉर क्लोजली रिलेटेड इज सीक्वेंस इज। तो यहाँ पे अलाइनमेंट मेथड का मतलब है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम कोई सीक्वेंस है डीएनए का या आरएनए का या प्रोटीन का, इनको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म के साथ में सीक्वेंस मैच कराते हैं और ये देखते हैं कितना परसेंट सिमिलरिटी, तो उसको क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट मेथड। तो जब क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होता है तो उसको पूरा का पूरा होल जीनोम सीक्वेंस हम लोग अलाइन कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल अलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन राइस इज ए वैरायटी ऑफ राइस प्रोड्यूस थ्रू द जेनेटिक इंजीनियरिंग टू बायोसिंथेसाइज। यहाँ पर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम लोगों ने गोल्डन राइस के सीड में कुछ चेंजेस किया है, जिसकी वजह से अब वो क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है, राइस में बीटा कैरोटीन के जीन भी इंसर्ट कर देंगे, तो बीटा कैरोटीन भी बनना शुरू किया है, जो प्रिकर्सर है किसका, विटामिन ए का। क्वेश्चन नंबर 88, फ्लोरेसेंस प्रोटीन आर नाउ डाइवर्स यूज्ड in diverse biological research technique method, out of following fluorescence protein the one that is not derived from jellyfish green fluorescence protein। ओके, GFP प्रोटीन भी इसको बोलते हैं, ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन। कहाँ से आइसोलेट किया गया है, जेलीफिश से, और इसको हम लोग रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन फ्लोरेसेंस देता है। तो अगर किसी प्रोटीन के एन टर्मिनल पर या सी टर्मिनल पे इस प्रोटीन को GFP प्रोटीन को टैग कर देंगे तो ये प्रोटीन जहाँ जहाँ जाएगा ये भी GFP भी उसके साथ चला जाएगा और वो कलर देगा, तो हम लोग ये पता चल जाएगा कि ये प्रोटीन न्यूक्लियस में है, साइटोप्लाज्म में है, माइटोकॉन्ड्रिया में, इसका साइट कहाँ पर है। तो ये रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। लेकिन इन चारों में से एक कोई ऐसा कलर है जो ये प्रोड्यूस नहीं करता, तो ये सिंपल इसका लॉजिक है, कौन सा, 7 कलर हम लोग जानते हैं प्योर होता है, ठीक है। तो ग्रीन कलर यहाँ पर है, तो ग्रीन कलर, अच्छा इस तरफ जैसे जैसे जाते हैं एनर्जी कम होता है, एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीन कलर अगर कोई प्रोड्यूस कर रहा है सब्सटेंस, तो वो आगे चलकर अब उसके बाद में ये क्या प्रोड्यूस कर सकता है, येलो, क्योंकि एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो उस किसी भी मॉलिक्यूल का एनर्जी अगर एक्साइट करते किसी पार्टिकुलर एनर्जी लेवल से, तो अब कुछ देर के बाद में क्या होगा, इसकी एनर्जी वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो ये येलो में कन्वर्ट हो सकता है, ऑरेंज में कन्वर्ट हो सकता है, रेड में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ये पीछे की तरफ नहीं जाएगा, ये हमेशा आगे की तरफ ही जाएंगे, ठीक है। ये पीछे की तरफ नहीं जाएगा, ब्लू नहीं बन सकता, इंडिगो नहीं बन सकते, वायलेट नहीं बन सकते, क्योंकि इसके लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पर ब्लू फ्लोरेसेंस प्रोटीन इनसे डेराइव नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से होगा सियान, सियान क्या होता है, ब्लू ग्रीन का मिक्सचर, तो ये हो सकता है, येलो आगे की तरफ है, रेड, हाँ ये 3 हो सकते हैं। तो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोस्कोपी मेडिकल, अच्छा एंडोस्कोपी है क्या, आपको मालूम है, ऑपरेशन करने के लिए यूज़ करते हैं, वो किसी पर्सन के बॉडी में फाइन होल करके हम लोग ये कैमरा, एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसके आगे कैमरा लगा रहता है और साइड में नीडल्स और सीजर लगे रहते हैं। तो ये कैमरा को यूज़ करके हम लोग नीडल और सीजर से वहाँ पे कुछ कट करके ऑर्गन के पार्ट, इंटरनल ऑर्गन के कुछ पार्ट को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत लिमिटेड वे में बॉडी के उस पर्सन के बॉडी पार्ट को या ओपन करने। अच्छा ये किसके बेसिस पे डिपेंड होता है, तो यहाँ पे जो कैमरा लगाता है वो काम करता है रिफ्लेक्शन के ऊपर, आंसर होगा यहाँ पर रिफ्लेक्शन, तो आंसर होगा सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 90, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस फ्रॉम, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होते हैं जो फॉरवर्ड और रिवर्स से दोनों में सेम पढ़ सकते हैं हम लोग, फॉरवर्ड से पढ़िए तब भी सेम सीक्वेंस, रिवर्स से पढ़िए तब भी सेम सीक्वेंस। तो जनरली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे कौन बाइंड करता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको हम लोग डीएनएज भी बोलते हैं, जो इंटरनल सीक्वेंस पर बाइंड करके वहाँ कट करता है, तो वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जनरली कैसे लिखते हैं, तो जैसे यहाँ पर ए, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ तब क्वेश्चन ऑप्शन के ऊपर आएंगे, AGT है, तो यहाँ पर भी TGA होगा, ठीक है।
तो ये इस तरफ से भी पढ़िए या इस तरफ से पढ़िए, सेम है। तो ये हो गया, ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री ऊपर की तरफ लिख देंगे। तो यहाँ पर होगा ए, यहाँ पर होगा सी, यहाँ पर होगा टी, ठीक है। इसी तरीके से इसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, सॉरी, यहाँ पर होगा टी, सी और ए। फिर ये वाला भी देखिए, यहाँ से भी है दोनों से। तो अब वही चीज़ देख लेना, ए सी जी, ए सी जी, ये ठीक है। फिर सी ए, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये नहीं है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए था, एक अटी है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। इसके ऊपर आते हैं, सी ए टी, सी जी टी, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री सी जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी टी, हाँ ये ठीक है। तो इसका, क्योंकि यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट्री देखिए ये मैच कर रहा है, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री भी है, तो इसका मतलब है आंसर होगा बी। इसको देख लेते हैं, ए जी सी, ये नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं होगा, जी सी आंसर होगा बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 91, रेडियो एक्टिव आयोडीन कैन बी इंट्रोड्यूस इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड। और ये H प्लस के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म कर सकता है, HI, ठीक है। तो ये रेडियो लेबल्ड होगा, तो ये भी रेडियो लेबल्ड हो जाएगा। इसको अटैच करने के लिए H प्लस चाहिए या H ग्रुप चाहिए। तो यहाँ पर फिनाइल एलानिन नहीं होगा। फिनाइल एलानिन क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पर आंसर होगा टायरोसिन डायरेक्ट। क्यों होगा, क्योंकि देखिए टायरोसिन का स्ट्रक्चर कैसा है अमीनो एसिड का, तो इसको देख लेते हैं कैसा है टायरोसिन का स्ट्रक्चर। तो सी डबल ओ एच एन एच 3 एच, बेंजीन रिंग, क्योंकि ये एरोमेटिक अमीनो एसिड है, और यहाँ पर है ओ एच, ठीक है। तो जब इसको I2 के साथ में रिएक्ट कराएंगे, रेडियो लेबल्ड है, तो ये क्या फॉर्म कर देगा, बाकी स्ट्रक्चर नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर OI आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके साथ, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 92, ए ट्राइपेप्टाइड गिव्स ए फॉलोइंग प्रोडक्ट आफ्टर ऑन एडमेंट डिग्रेडेशन। तो एडमेंट डिग्रेडेशन में हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं प्रोटीन सीक्वेंसिंग के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर फेनाइल आइसोथियोसाइनेट यूज़ करते हैं, इसका स्ट्रक्चर आपको मालूम होगा। इसके साथ में अगर कोई अमाइनो एसिड सीक्वेंस, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई सीक्वेंस है, तो ये वाला ग्रुप यहाँ जाकर अटैच होता है, ठीक है, और वो कलर देता है। उसके कलर के बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कौन सा अमीनो एसिड है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ तक का सीक्वेंस, ठीक है, ये बेसिकली है क्या, ये फेनाइल आइसोथियोसाइनेट, और यहाँ पर क्या अटैच है, फेनाइल ग्रुप अटैच विथ पेप्टाइड बॉन्ड, तो ये एमाइन ग्रुप है फेनाइल। तो यहाँ पर एक बात तो ये समझ में आ गई कि यहाँ पर फेनाइल एलानिन होगा स्टार्टिंग, फेनाइल एलानिन, क्योंकि यहाँ पर 3 एमाइनो एसिड से बना हुआ एक ट्राईपेप्टाइड है। तो सबसे पहला फर्स्ट वाला कट होकर रिलीज होगा, ये रिमेनिंग 2 बचेंगे, तो ये फर्स्ट है और ये वाला सेकेंड और थर्ड होगा, क्योंकि ये दोनों ज्वाइन है अभी भी। तो ये वाला पोर्शन सेकेंड और थर्ड वाला यहाँ है, ये फर्स्ट है, तो ये फेनाइल एलानिन है। तो फेनाइल एलानिन ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, तो फर्स्ट या सेकेंड ऑप्शन से होगा। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पर ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। ये वाला पार्ट कौन सा है, फर्स्ट एमाइनो एसिड, और ये वाला पार्ट कौन सा है, सेकेंड एमाइनो एसिड। तो यहाँ पर देखिए C कार्बन है और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, तो C कार्बन प्लस एमाइन और इसका C डबल बॉन्ड O इसके NH के साथ में अटैच हो गया, ये वाला NH है, तो यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है। और यहाँ पर हम लोग जनरली इस तरह के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन को शो नहीं करते थे, यहाँ हाइड्रोजन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, एलानिन, और उसके बाद वाला ये स्ट्रक्चर क्या बचेगा, ग्लाइसिन। तो आंसर होगा फेनाइल एलानिन, एलानिन एंड ग्लाइसिन, आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन pH ऑफ DNA सॉल्यूशन इज मेड 11। pH 11 होगा यानी हाईली बेसिक हो गया। तो इतना ज़्यादा बेसिक होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएंगे,
हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं ब्रेक करेगा। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, AT और GC, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे? ब्रेक कर जाएंगे, तो इसकी वजह से डीनेचर हो जाएगा। तो DNA क्या हो जाएंगे? डीनेचर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये 3 क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये केमिस्ट्री का है 96 तक। अब आ जाते हैं बायोलॉजी का नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ डेंगू वायरस। डेंगू वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं। आंसर होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस का मतलब होता है मोर देन वन न्यूक्लियस एंड डिफरेंट साइज, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी, इसीलिए इसको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस बोलते हैं। ये प्रेजेंट होता है एस्नोफिल्स में। ठीक है, आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द 2 एलील ऑफ द जीन आर प्रेजेंट एंड बोथ आर डोमिनेंट द सिचुएशन इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। जैसे ए एलील भी प्रेजेंट हो, ब्लड ग्रुप A, और B एलील भी प्रेजेंट हो, दोनों एक्सप्रेस करेंगे, दोनों डोमिनेंट है, तो A भी साथ में होंगे तो दोनों बन के क्या बनेगा? A भी ब्लड ग्रुप, दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है? कोडोमिनेंस का। लास्ट क्वेश्चन, द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंटेक्ट प्रोटीन फ्रॉम द गट इन फीटल एंड न्यू बॉर्न एनिमल टेक प्लेस। तो इंटेक्ट प्रोटीन या फिर इवन एमाइनो एसिड, प्रोटीन या एमाइनो एसिड को इंटेक्ट करने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, जिसमें ATP इन्वेस्ट होता है। ठीक है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लार्जर साइज होंगे, और दूसरी बात ये पोलार होते हैं। ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, लार्जर साइज को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, प्लस अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए। ठीक है, बाहर की तरफ कम कॉन्सेंट्रेशन होगा, अंदर की तरफ फिर भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन को लेकर जाना है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो आंसर होगा टी। तो चलिए यहाँ पर आज का ये सेशन ख़त्म हुआ, और आज इसी सेशन के साथ में मैंने पूरा कंप्लीट 1 to 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया फ्रॉम मॉलिकुलर मेडिसिन क्वेश्चन पेपर। तो होप सो कि ये सेशन आपको अच्छा लगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन में एक डाउट हो आपको, या उसके क्वेश्चंस के आंसर्स वेरी कर रहे हो, तो हम लोग वो डिस्कशन बॉक्स में अगर ऐसा है तो लिखिए, हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो होप सो कि ये सेशन आपको हेल्प करेगी आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स a lot for watching.